गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में लोक कर्मचारियों का प्रशिक्षण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मतलब लोक कर्मचारियों की प्रशिक्षण कैसा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोक कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार होती है, किस प्रकार की परीक्षाएं उनके लिए आयोजित कराई जाती हैं। जब लोक कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का अर्थ है कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए तैयार करना, अर्थात लोक सेवकों की जो भर्ती की जाती है उनको अपने कार्यों में किस प्रकार से कुशलता प्रदान की जाए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए तैयार करना प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में कार्य कुशलता बढ़ती है, उनमें उनका व्यापक जो दृष्टिकोण होता है कार्य को लेकर के उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। साथ ही साथ उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है उसका पता चलता है, उन्हें जो कार्य स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से कर्मचारियों का दृष्टिकोण व्यापक होता है, उनमें कार्य कुशलता बढ़ती है तथा कार्य को एक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण विधि किस प्रकार की होती है। कर्मचारियों की प्रशिक्षण विधि के 8 प्रकार हैं। पहला जो प्रशिक्षण विधि है वो सामूहिक प्रशिक्षण है, मतलब किस प्रकार से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो उसमें पहला जो प्रशिक्षण विधि है वो है सामूहिक प्रशिक्षण, दूसरा है कार्य पर निर्देश, तीसरा है लिखित परिपत्र, चौथा है परिसंवाद कक्षाएं, पांचवा है अधिसभा, छठा है भ्रमण द्वारा प्रशिक्षण, सातवां है अनुभव द्वारा प्रशिक्षण, आठवां है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग। तो पहली जो प्रशिक्षण विधि है वह है सामूहिक प्रशिक्षण। सामूहिक प्रशिक्षण का अर्थ होता है समूह में प्रशिक्षण दिया जाना। जब लोक कर्मचारियों की भर्ती होती है तो उसमें काफी सारे लोक सेवक होते हैं, या किसी भी संगठन की यदि हम बात करें तो वहां पे समूह में प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का अर्थ है समूह में दिए जाने वाले प्रशिक्षण जो है वो सामूहिक प्रशिक्षण के माध्यम से दिए जाते हैं, जिसमें अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। तो ये सामूहिक प्रशिक्षण समूह में होता है, इसलिए इसे सामूहिक प्रशिक्षण कहा जाता है। दूसरा है कार्य पर निर्देश। कार्य पर निर्देश के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि कुछ अधिकारी वर्ग जो होते हैं वो अपने नीचे के कर्मचारियों को कुछ निर्देश देते हैं कार्य करने के लिए। उन निर्देशों के आधार पर ही कर्मचारी कार्य करते हैं, तो निर्देश के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा है लिखित परिपत्र। लिखित परिपत्र का माध्यम से लिखित परिपत्र किसे कहते हैं? लिखित परिपत्र का मतलब होता है कि कर्मचारियों को कुछ रिपोर्ट के माध्यम से या कुछ नोट्स हैं या कुछ परिपत्र हैं, उनको कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं, तो उसके अनुसार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथा है परिसंवाद कक्षाएं। परिसंवाद कक्षाएं का मतलब है समय समय पर संगोष्ठियां आयोजित कराई जाती हैं, जहां पर के लोक सेवक सुनकर के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। परिसंवाद कक्षाओं के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। पांचवा है अधिसभा। अधिसभा के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे कि अधिकारी और कर्मचारी वर्ग एक सभा के रूप में एकत्रित होते हैं, वहां उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अधिसभा के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 6 है भ्रमण द्वारा प्रशिक्षण। प्रशिक्षणकर्ताओं को, प्रशिक्षण जो प्राप्त करने वाले हैं उनको समय समय पर प्रदर्शनियों में ले जाया जाता है, उन्हें भ्रमण के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें दिखाकर के भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो समय समय पर प्रदर्शनियों के माध्यम से तथा उन्हें उस जगह पर ले जाकर के भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सातवां है अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। अनुभव द्वारा प्रशिक्षण का मतलब है जब कर्मचारी कार्य करके सीखता है। कहने का अर्थ है कि उसे प्रशिक्षण दिया नहीं जाता है, वो जब कार्य करने लगता है तो वह अपने अधिकारियों को लेकर के
देख करके कार्य सीखता है। तो इसे कहते हैं अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। मतलब देख करके जो अनुभव प्राप्त होता है उसके माध्यम से वो कार्य सीखता है, तो उसे बोलते हैं अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। आठवां है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग। श्रव्य दृश्य साधनों का मतलब है यहाँ पे टीवी, रेडियो, आकाशवाणी, इसके माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो प्रशिक्षण विधि में सामूहिक प्रशिक्षण, निर्देशों के माध्यम से, लिखित में जो रिपोर्ट होती है उनके माध्यम से, समय समय पर संगोष्ठियां आयोजित करवा करके, समय समय पर भ्रमण करवा के तथा अनुभवों के द्वारा भी और श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के प्रकार की। जब लोक कर्मचारियों की भर्ती होती है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, तो किस किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें कौन कौन से प्रशिक्षण होते हैं जो कि कर्मचारियों को दिए जाते हैं। तो पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है, सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक प्रशिक्षण की। औपचारिक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो प्रशिक्षण करता है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो प्रशिक्षण प्राप्त करता अपने से ऊपर अधिकारी से जो निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार जो कार्य करता है वह है औपचारिक प्रशिक्षण। मतलब उसे एक अधिकारी के अंडर में रहकर के कार्य सीखना होता है, तो वह कहलाता है औपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है कि उसे पर्टिकुलर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, वो देख करके तथा अपने अनुभव के माध्यम से कार्य सीखता है, तो इसे कहते हैं अनौपचारिक प्रशिक्षण। दूसरा है प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन एवं प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। अब हमें इनका अर्थ समझना होगा। प्रवेश पूर्व का मतलब होता है प्रवेश से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे कहते हैं प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। सेवाकालीन, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सेवाकालीन, सेवा के अंदर रहकर के, मतलब जब उसको बढ़ती हो जाती है, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उस दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह है सेवाकालीन प्रशिक्षण। फिर है प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण। प्रवेशोत्तर मतलब जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद जब वो अपने जॉब पर आता है तो उस दौरान जो प्रशिक्षण होता है उसे प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कहते हैं। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण का जो अर्थ है वो यह है, प्रवेश पूर्व का अर्थ है कि किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान या कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसके माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है वह प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण में आता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण, जब कर्मचारियों की भर्ती हो जाती है और उस दौरान जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उस दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है, सेवा के अंदर रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवाकालीन प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे कि पुलिस संगठन में या पुलिस सेवा में जब भर्ती की जाती है तो उस दौरान सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें काफी सारी संस्थाओं में भेजा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ उन्हें भेजा जाता है, उसके माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, जब वो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेता है और अपने कार्यानुभव पे आता है, अपने कार्यस्थल पर आता है, तो उस दौरान जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे कि पुलिस संस्थान में यदि कोई भी प्रशिक्षण दिया जाता है, पुलिस सेवा से कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो पुलिस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। यदि कर से संबंधित डिपार्टमेंट में भी जाता है तो उसे कर लेना, कर देना और उससे संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है वो प्रशिक्षण में आती है। तीसरा है विभागीय तथा केंद्रीय प्रशिक्षण। कुछ विभागों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा केंद्रीय स्तर पे भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग के माध्यम से, जैसे मैंने बताया है कि आय या कर डिपार्टमेंट अलग होता है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग होता है, उससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण होते हैं वह विभागीय प्रशिक्षण में आते हैं। केंद्रीय स्तर पे भी प्रशिक्षण होता है, जैसे लोक सेवाओं में भर्ती होती है, जैसे कि IAS लेवल पे जो भर्ती होती है उसके जो प्रशिक्षण स्थल है वहाँ पे उन सबको प्रशिक्षण दिया जाता है। 14 है कौशल तथा
आधारभूत प्रशिक्षण। कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे हर कला में निपुण होना चाहिए, मतलब उसके दृष्टिकोण को लेकर के भी उसे मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी प्रशिक्षण लिया जाता है। कौशल जो उसमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षण प्राप्त करता है उनको बेसिक जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, जैसे कि उसके दृष्टिकोण को लेकर के, उसकी कार्य लक्ष्य को लेकर के, इस प्रकार का प्रशिक्षण आधारभूत प्रशिक्षण होता है। इसमें जनरल ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि कौशल प्रशिक्षण में यदि तकनीकी उसमें कोई तकनीकी कैपेबिलिटी है तो उसके आधार पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। मान लो तकनीकी क्षेत्र में उसकी बढ़ती हुई है तो उसे तकनीकी क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि आधारभूत प्रशिक्षण में जनरल प्रशिक्षण होता है, सामान्य ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये प्रकार है, हमने 4 प्रकार से हमने विभाजित किया है: औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व, सेवाकालीन तथा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, विभागीय तथा केंद्रीय प्रशिक्षण, कौशल तथा आधारभूत प्रशिक्षण। जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, जब एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है और अपनी जो भी सेवा है उस पर चला जाता है, तो उस प्रशिक्षण के दौरान क्या समस्याएं आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो सबसे पहली समस्या जो है वो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुचित मूल्यांकन। कहने का अर्थ है कि जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रशिक्षण दे रहा है उसे सभी जानकारी हो। कई बार जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे पता नहीं होता है कि जो उसे प्रशिक्षण मिल रहा है वो उसके लिए आगे के लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा। तो एक अनुचित मूल्यांकन जो है वो प्रशिक्षण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा है। दूसरा है कर्मचारियों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के बीच ढीला समन्वय। कहने का अर्थ है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बीच सही से समन्वय नहीं हो पाता है। सही से समन्वय नहीं होने के कारण प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं हो पाता है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके प्रशिक्षण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा जो है वो कर्मचारी के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के बीच ढीले समन्वय है। तीसरा है सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रामाणिकता, कि जो भी प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम होते हैं तीसरा पॉइंट सामान्य सेवी वर्ग के कार्यों से प्रशिक्षण का प्रशासकीय प्राथमिकता। प्रशिक्षण की समस्याओं में जो तीसरी बाधा है वह सामान्य सेवी वर्ग के कार्यों से प्रशिक्षण का प्रशासकीय प्राथमिकता। कहने का मतलब है कि सेवी वर्ग का जो प्रशासन होता है और जो प्रशिक्षण का प्रशासन होता है कई बार वो अलग होता है। उनकी कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो ये समस्या प्रशिक्षण के मार्ग में आती है। चौथा है सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रामाणिकता। कई बार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार के होते हैं कि उनकी प्रामाणिकता व्यवहारिक भी कुछ प्रकार से होती है और सैद्धांतिक रूप से किसी प्रकार की होती है। तो व्यवहारिक रूप से जब तक प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है, उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिलते हैं उन पाठ्यक्रमों के लाभ से, तो उन्हें काम करने में, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि कम होती जाती है। पांचवा है कार्यभार। कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण देने वाले, प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता और प्रशिक्षण देने वाले जो प्रशिक्षक हैं उनमें कार्यों की इतनी अधिकता होती है, कार्यभार इतना अधिक होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए। तो कार्यभार भी एक समस्या है जो कि प्रशिक्षण के
मानों में आती है। 6 है धन की समस्या। धन की समस्या कहने का अर्थ है कि जो प्रशासन होता है या संगठन होता है उसमें कई बार धन की समस्या आती है। धन की समस्या का अर्थ है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो खर्चा होता है वो संगठन या कोई भी संस्था वहन नहीं कर पाती है। तो धन की समस्या की वजह से कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम सही समय पर नहीं हो पाते हैं, जिससे कि प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये प्रशिक्षण की समस्याएं हैं, 6 समस्याएं, जिसमें पहली समस्या है प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुचित मूल्यांकन, कर्मचारियों के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यों के बीच ढीला समन्वय, सामान्य सेवी वर्ग के कार्यों से प्रशिक्षण का प्रशासकीय प्राथमिक्य, सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता, कार्यभार और धन की समस्या। तो ये 6 समस्याएं हैं जो प्रशिक्षण के मानों में आती हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न की कि किस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है। तो लघुतात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न आपका बनेगा प्रशिक्षण का अर्थ समझाइए। दूसरा आपका प्रश्न है प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है आपका प्रशिक्षण विधि लोक कर्मचारियों की प्रशिक्षण विधि को समझाइए। तो 3 प्रकार के लघुतरात्मक प्रश्न आपके बन सकते हैं। प्रशिक्षण का अर्थ समझाइए, प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, लोक कर्मचारियों की प्रशिक्षण विधि को समझाइए। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की कि निबंधात्मक प्रश्न आपका किस प्रकार से बनते हैं। पहला प्रश्न जो आपका निबंधात्मक बनेगा वो है प्रशिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण विधि प्रकारों एवं प्रशिक्षण के समस्याओं एवं बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए।
प्रकारों एवं प्रशिक्षण की समस्याओं एवं बाधाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब जो आपका निबंधात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न को आप किस प्रकार से समझाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। सबसे पहले प्रश्न की जो आप शुरुआत करेंगे वो प्रस्तावना से करेंगे, जिसे कहते हैं भूमिका। भूमिका भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना समझाने के बाद आप प्रशिक्षण का अर्थ, फिर प्रशिक्षण की परिभाषाएं, जिसमें आप 3 या 4 परिभाषाएं समझा दें। फिर प्रशिक्षण की विधि, उसके बाद प्रशिक्षण के प्रकार, फिर प्रशिक्षण की समस्याएं, या बाधाएं, और सबसे अंत में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे निष्कर्ष। तब आपका प्रश्न समाप्त होगा। प्रशिक्षण का प्रस्तावना में आप प्रशिक्षण की संगठन में क्या इंपॉर्टेंस है वो आप प्रस्तावना में बता दें। प्रशिक्षण का अर्थ होता है, प्रशिक्षण की परिभाषाएं 3 या 4 जो विद्वान होंगे, लोक प्रशासन के जो विद्वान हैं उनकी परिभाषा बताएं। फिर प्रशिक्षण की विधि बताएं, कौन कौन सी विधि लोक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए काम में ली जाती है। फिर प्रशिक्षण के प्रकार बताएं, प्रशिक्षण की समस्याएं या बाधाएं बताएं, और उसके बाद निष्कर्ष। आपका पूरा प्रश्न फिर इन पॉइंट से खत्म होता है। ये टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न करना है। जब आप प्रशिक्षण विधि पे आएंगे कि प्रशिक्षण विधि के बारे में आपको समझाना है, प्रशिक्षण विधि लिखिए, आप इसे डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार बताएंगे। आप प्रशिक्षण विधि लिखें और उसमें जितनी भी विधियां प्रयोग में लाई जाती है उन सबके नाम आप इस चार्ट में लिख दें। तो सामूहिक प्रशिक्षण हो गया, जैसे जैसा कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, सामूहिक प्रशिक्षण, परिसंवाद, इस प्रकार से आप जितने भी नाम हैं वो इसमें बता दे जाएं जो हमने पहले पढ़े हैं। सामूहिक प्रशिक्षण, परिसंवाद, संगोष्ठी, दृश्य श्रव्य साधन, जितने भी नाम है प्रशिक्षण विधियां जितनी भी अपनाई जाती है वो आप उनके यहाँ नाम लिखें और उसके बाद उसको पॉइंट वाइज नीचे जैसे कि आप समझाते हैं एक पॉइंट लिख करके उसके आगे उसे डिस्क्राइब करके समझाएं। इसी प्रकार से आप प्रशिक्षण के प्रकारों को समझा सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रकारों में बताया औपचारिक 3 प्रकार के जो प्रकार हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण, सेवापूर्व, प्रवेशपूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण। इस प्रकार से तीनों प्रकार के प्रशिक्षणों को आप यहाँ पे नाम लिखें और फिर आगे उसको समझाएं। उसी प्रकार से प्रशिक्षण की बाधाएं आप समझाना चाहते हैं तो उसको भी डायग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं। प्रशिक्षण की बाधाएं लिखें, यह आपने लिखा। फिर प्रशिक्षण की जितनी भी बाधाएं हैं आप उनको या तो आप एरो के माध्यम से बता दें कि आपने ये एरो लगाए हैं,
यहाँ पे आप अपना पॉइंट लिखें 1 2, यहाँ पे नाम लिखें, आप जितनी भी बाधाएं हैं उनके नाम लिखें और उन्हें समझाएं। इस एरो के माध्यम से बता सकते हैं। और दूसरा तरीका आप फ्लोर डायग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट आप इसमें आप अपने जितनी भी बाधाएं हैं वो लिख दें और क्वेश्चन को समझा दें। तो मैंने आपको प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन से बता दिया है किस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, किस प्रकार से लिखना है। तो ये हमारा प्रशिक्षण का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।